आज जो लोग एग्ज़ाम दे कर के आए हैं उनका क्वेश्चन मेरे पास अभी अवेलेबल हुआ है। मैं इसमें कम से कम खोज करके जो कम से कम 40 परफेक्ट आंसर निकाले हैं, जिनमें से आपका कितना सही है आप इसको देख ले करके पता कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है बुकलेट कोड सी का। तो आप लोगों के क्वेश्चन में हेर फेर हो सकता है, परंतु आपको क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। तो इसमें जो है वह है व्यापार शेष का क्या अर्थ होता है। तब वस्तु के निर्यात और आयात के कुल योग होता है ना, उसी को व्यापार शेष का अर्थ समझा जाता है। अगला, भुगतान संतुलन खाते के अवयव है चालू खाता। कौन है? चालू खाता। अगला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन को क्या कहा जाता है? तो व्यापार शेष। क्या कहा जाता है? व्यापार शेष। अगला 5 का जो आंसर है वह है सेवाओं के निर्यात और आयात को क्या कहा जाता है? तो अदृश्य व्यापार। क्या कहा जाता है? अदृश्य व्यापार। अगला क्वेश्चन है कि जब एपीएस शून्य हो तो औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी का मान क्या होगा? तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताए थे। ये दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो 1 0 हो जाए तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक मांग को अवशोषित करने का उपाय क्या है? तो इसका हमारे हिसाब से करों में वृद्धि ही करेक्ट आंसर होने चाहिए, परंतु इसका सटीक नहीं मिल पाया है। अगला, किन्स का गुणक इनमें से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो निवेश और आय का। निवेश और आय का। इसमें है हमें अपनी बचतों को बैंक में रखना चाहिए, तो ये सुरक्षित भी होता है और ब्याज की भी प्राप्ति होता है। ये तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा। अगला, बैंक किस उद्देश्य हेतु उधार नहीं देते हैं? तो इसका भी आंसर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सा हो जाएगा? नशा और जुआ के लिए ऋण नहीं देते हैं। बैंक में किसका खाता खुल सकता है? तो बैंक में आप जाइएगा तो किसी का भी खाता खुलवा सकते हैं, यानी वो शिक्षित हो, किसान हो, चाहे कोई भी हो, ये सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने। अगला जो है वो इसमें नहीं है। तो अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है भुगतान शेष में असंतुलन का क्या अर्थ होता है? तो भुगतान शेष अधिक के नहीं, भुगतान शेष घाटा। क्या? भुगतान शेष घाटा। निम्नलिखित में से कौन भुगतान शेष घाटे में अधिक्य का कारण है? तो कुल निर्यात और कुल आयात से अधिक होगा। तो इसका आंसर नहीं है। इसका पारस्परिक मांग की अवधारणा किसने दिया? तो जेएस मिल ने। उसके बाद अब क्वेश्चन मिलाते चलिएगा कि आपका क्वेश्चन कौन आया था और कौन किसका सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य बैंकों के द्वारा किस प्रकार की जमायत स्वीकार की जाती है? तो उपयुक्त सभी। उपयुक्त क्या? सभी। विश्व बैंक के किस एजेंसी को उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो आईडीए। IMF रहता तो उसको डालते, परंतु आईडीए है यहाँ पर। निम्न में से कौन सी संस्था क्या करती है? विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा सो पता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो IMF और IBRD, ये सब एक संस्था है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो देशों के बीच वस्तुएं एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह किस नीति के अंतर्गत आता है? तो ये मौद्रिक नीति ही होनी चाहिए, या नहीं तो व्यापार नीति इसका करेक्ट आंसर होगा। दो देशों के बीच वस्तुओं के सेवाओं का मुक्त प्रवाह किस नीति के अंतर्गत आता है? तो मुक्त व्यापार नीति ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि मुक्त व्यापार है तो फोकट में, यानी कहने का फ्री में इधर से उधर हो सकता है। अगला जो है वो है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है? तो इसमें से सभी राष्ट्रीय आय अगर मापना हो तो
सभी की ज़रूरत पड़ती है। अगला, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1944 को हुई थी, जो जिसमें इसमें कोई डेट की कोई उपलब्धि नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आप मार सकते हैं आसानी से। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफएससी की स्थापना कब हुई? सॉरी, इसको देखे नहीं। ठीक है, इसका भी आंसर कमेंट में लिख देंगे। विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा पूर्ति की जाने वाली मुद्रा को कहा जाता है? तो निकट मुद्रा। क्या कहा जाता है? निकट मुद्रा। अगला जो है वो है रेपो वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देती है, यानी बैंक जो है ना, केंद्रीय बैंक, वो बैंक सबको क्या करती है? उधार देती है, वही है रेपो दर। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुद्रास्फीति के दौरान किन लोगों को लाभ होते हैं? तो ऐसे संभावना में कृषक है, तो कृषक के अंतर्गत श्रमिक आता है, इसलिए हमने इसको डी को करेक्ट माना है। अगला, मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है? मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति, यानी कि उसकी कितनी कीमत है। अगला क्वेश्चन है, उच्च आय वाले लोगों के लिए सत्य क्या है? तो उच्च आय वाले के लिए इसका आंसर नहीं है। एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगी? उपयुक्त में से सभी, कुछ भी नहीं होगा। चलो, निरपेक्ष आय परिकल्पना से कौन संबंधित नहीं है? तो जेएम कीन्स। सापेक्ष आय परिकल्पना का विचार इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रयोग किए गए जाने वाले मुद्रास्फीति के वैकल्पिक माप है? तो M1, M2, M3, इसमें से सभी। मुद्रा के समीकरण MV बराबर PT में, ये भी क्वेश्चन हम बता चुके थे। V का क्या अर्थ होता है? तो संचलन वेग का। V से वेग याद रखिएगा, बस हो गया, पढ़ चुके हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें नहीं है। निवेश गुणक का अवधारण किसने दिया? तो जेएम कीन्स ने। और ये सवाल रहा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई आपको 50 बनानी थी, बस सिर्फ 50, तो कम से कम 40 प्लस सही होना था। आप लोग अगर याद किए होइएगा तो पक्का 40 प्लस सही हुआ होगा। उसके बाद मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा कार्य करता है विनिमय का, और ये भी हम वीडियो में बना चुके थे, ये भी इसका। तो इसका भी आप लोगों को आंसर मिला होगा, इनमें से सभी। निम्न में से कौन समष्टि आर्थिक दर चर नहीं है? तो इसका नहीं है। फिर जीडीपी का अभिप्राय क्या होता है? तो ये तो सब जानते होइएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना में किन चरों को शामिल किया जाता है? तो उपरोक्त सभी को। फिर अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से किस चर में अनुपातिक परिवर्तन होता है? तो कीमत स्तर में। अगला क्वेश्चन फिर है कि हाउ टू पे फॉर द वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कीन्स। कौन है? कीन्स। अगला फिर क्वेश्चन है, इसमें किसी का आंसर नहीं है। बेरोजगारी, ये कीन्स के प्रसिद्ध पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर आप लोग मार रहे होइएगा 1936, ये करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक, अगला क्वेश्चन है, साख का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यापारिक बैंक। किसे जनता का बैंक माना जाता है? तो केंद्रीय और वाणिज्य दोनों होता है, तो ये सभी बैंक जो है वो जनता का ही है। तो अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। इसका क्वेश्चन नहीं बना है, अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो इसको भी हम बता चुके थे कितना में, 1935 में। और अगला इससे भी क्वेश्चन है कि मुद्रा में शामिल होता है, ये भी हम बता दिए हुए हैं। उपयुक्त सभी यानी कि ये तीनों निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरल संपत्ति कौन है, तो नकदी मुद्रा, यानी कि यही चलता है। कहने का मतलब है कि ये एक हाथ से दूसरे हाथ में चलता है, ये सभी है, सो उतना नहीं चलता है। तो चलिए आप लोग अगर ये इस 40 में से आप लोग कितना करेक्ट मारे हैं ये कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो भी बताइएगा, और पार्ट 1 का अच्छी तरह से तैयारी हो इसलिए और भी वीडियो मैं डालूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।